नमस्ते बच्चों, मैं हूं खुशबू चौधरी और हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की सामाजिक विज्ञान का अध्याय 3 जो कि है स्थल रूप एवं जीवन। आज के इस भाग 3 के अंदर हम जानेंगे एक प्रकार के स्थल रूप के बारे में जो कि है मैदान। मैदानी क्षेत्रों की क्या विशेषताएं हैं, वहां पर किस प्रकार की आर्थिक गतिविधियां होती है और कौन कौन से पर्यटन स्थल है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैदानी क्षेत्र के बारे में जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि समुद्र तल क्या होता है। तो समुद्र की सतह का औसत स्तर, इसे माध्य समुद्र तल भी कहा जाता है। शुरू करें मैदान से। तो मैदान जो कि एक ऐसी स्थलाकृति होती है जिसका विस्तृत सपाट अथवा हल्का तरंगित धरातल होता है। अभी जो मैदान होते हैं वो समुद्री तल से ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, घाटी हो गई, ये सब क्या है, समुद्री तल से बहुत ही ज्यादा ऊंचे हैं। लेकिन मैदानी क्षेत्र जो है वो सिर्फ कुछ 100 मीटर ऊंचे हैं। और ये मैदानी क्षेत्र कैसे होते हैं, सपाट होते हैं, समतल होते हैं। इनके अंदर कोई ऊंची पहाड़ियां या फिर गहरी घाटियां नहीं पाई जाती। दूसरी ओर जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि मैदान की ऊंचाई जो है वो समुद्र तल से 300 मीटर से अधिक नहीं होती, तो कुछ 100 मीटर से ऊंची नहीं है। जबकि पर्वत, पहाड़ी, जिसको हम हिल भी बोलते हैं, वो सब क्या है, समुद्र तल से ऊंची है। अब ये जो मैदानी क्षेत्र के है, इनके अंदर हमें क्या दिखाई देगा, बाढ़ के मैदान। इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर नदियां बहती है, जैसे कि भारत के अंदर गंगा का मैदानी क्षेत्र हो गया। तो ये क्या हो गए, बाढ़ के मैदान हो गए। ये इस प्रकार के मैदान है जो कि पर्वत श्रृंखलाओं से निकलने वाली नदियों से यहाँ पर बाढ़ आती है या फिर उनके आने से निर्मित होते हैं। और यहाँ नदियां क्या करती है, अपने साथ चट्टान, रेत और गाद के कण आदि लेकर आती है और उन्हें जमा कर देती है, जिसको क्या बोला जाता है, तलछट बोला जाता है। अब नदियां इन तलछट को अपने साथ बहाकर लाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये नदियां जो है उस क्षेत्र को उपजाऊ बना देती है। अब किसी क्षेत्र की मिट्टी की गुणवत्ता अच्छी है तो सीधी सी बात है, सामान्य तौर पर वहां पर पाई जाने वाली, उगने वाली जो फसलें होगी वो भी कैसी होगी, अच्छी गुणवत्ता वाली। तो नदियां इन तलछटों को अपने साथ बहाकर समतल भूमि में लाकर जमा कर देती है और मिट्टी को उपजाऊ बना देती है। इसीलिए भारत का गंगा का जो मैदान है वो क्या है, बहुत ही ज्यादा उपजाऊ है। तो फलस्वरूप ये मैदान सभी प्रकार की फसलों को उपजाने के लिए उपयुक्त होते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पाए जाने वाले जो खनिज, मिनरल्स आदि होते हैं वो इन फसलों को क्या बना देते हैं, गुणवत्तापूर्ण बना देते हैं। तो इस प्रकार के भूभाग में लोगों का मुख्य आर्थिक गतिविधि क्या होगी या व्यवसाय क्या होगा, वो होगी कृषि। तो कृषि यहाँ पर लोगों का मुख्य व्यवसाय है। और मैदानी क्षेत्र जो है वो विविध प्रकार की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का भरण पोषण करते हैं। अर्थात जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, हर प्रकार के स्थल रूप के अंदर, भू आकृति के अंदर हमें क्या दिखाई देगा, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे और जीव जंतुओं की प्रजातियां हमें दिखाई देगी। तो इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र जो है, यहाँ पर भी विविध प्रकार की वनस्पति और जीव जंतु देखे जा सकते हैं। अब इस चित्र के अंदर आपको पूरा विश्व का ये जो मानचित्र है वो दिखाई दे रहा होगा। इसके अंदर 7 महाद्वीप, जिसमें उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया और ऑस्ट्रेलिया दिखाई दे रहे हैं। अब इन सारे क्षेत्रों के अंदर जितने भी नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, तो ये सारे क्षेत्र क्या है, उपजाऊ है। और यहाँ पर रहने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय भी क्या है, कृषि। तो उत्तरी अमेरिका के अंदर मिसिसिपी नदी है, तो मिसिसिपी नदी के द्वारा जितना भी क्षेत्र कवर किया जाता है वहां पर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं। दक्षिण अमेरिका के अंदर अमेजन नदी है। भारत के अंदर हमें गंगा नदी दिखाई देती है और यांगत्से नदी हो गई, जैसे अफ्रीका की नील नदी हो गई। तो ये सारी जो नदियां हैं वो क्या करती है, उस क्षेत्र को उपजाऊ बना देती है। इसीलिए वहां के लोग कृषि करना प्रेफर करते हैं उस क्षेत्र में। अब इस चित्र के अंदर आपको भूरे रंग में क्या दिखाई देंगे, पठार, और ये केसरिया रंग के अंदर पर्वत श्रृंखला। तो यहाँ पर यूराल पर्वत श्रृंखला है, इधर हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये एटलस है, यहाँ पर रॉकीज है, और दक्षिण अमेरिका में क्या है, एंडीज पर्वत श्रृंखला है। और पठार हमें कहाँ दिखाई देंगे, जैसे कि ये तिब्बत का पठार है, मंगोलियन पठार है जो कि मंगोलिया में है, तिब्बत का पठार चीन के अंदर है, और पूर्वी अफ्रीकी पठार। अब आपको याद है क्या
ये पूर्वी अफ्रीकी पठार की हमने क्या विशेषता बताई थी कि यहाँ पर सोने के भंडार पाए जाते हैं, सोने की खदानें हैं यहाँ पर। इसी प्रकार से पैटागोनियन पठार जो कि कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर। भारत के अंदर भी हमें छोटा नागपुर पठार, मालवा पठार आदि दिखाई देते हैं। तो इसी प्रकार से पृथ्वी पर पाई जाने वाली ये विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियां हैं और हर स्थलाकृति की अपनी अपनी खूबियां हैं। और यहाँ हम बात कर रहे हैं मैदानी क्षेत्रों के बारे में। तो इन सारी नदियों के आसपास का क्षेत्र क्या है, वहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या होगा, कृषि होगा। इसीलिए मैदानी क्षेत्र जो है वो कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। अब मैदानी क्षेत्र के अंदर लोगों का जीवन किस प्रकार होता है, तो बहुत वर्ष पहले, कई सालों पहले क्या हुआ था, जितने भी क्षेत्र बसे थे या फिर जनसंख्या या फिर लोगों का रहना वहां पे शुरू हुआ था, वो सारे क्षेत्र नदियों के आसपास बसे थे। चाहे वो मेसोपोटामिया सभ्यता ले लो, हड़प्पा सभ्यता ले लो, तो ये सारी सभ्यताएं जो है वो नदियों के आसपास बसी थी। क्यों? क्योंकि नदियों से क्या मिलता है, पानी मिलता है, जिससे वहां के लोग कृषि भी करते थे। मतलब धीरे 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 उन्हें कृषि के बारे में ज्ञात हुआ और उन्होंने कृषि करना स्टार्ट किया। तो इसी प्रकार से आरंभिक समय से ही जितनी भी सभ्यताएं बसी थी वो सारी उपजाऊ मैदान जहां पर नदियां थी वहां पर बसी थी और इन क्षेत्रों के आसपास में क्या हुई, विकसित हुई। और हमारे समय में भी विश्व की अधिकांश जनसंख्या जो है वो कहाँ रहती है, इन्हीं मैदानों के अंदर रहती है जहां पर नदियां बहती है, जिसकी वजह से उस क्षेत्र को उपजाऊ माना जाता है या फिर वो क्षेत्र उपजाऊ होता है। और अब भारत की जितनी जनसंख्या है उसका 1/4 भाग जो है वो, जो कि 40 करोड़ है, कहाँ रहता है, गंगा के मैदान के अंदर। क्यों? क्योंकि गंगा का मैदान जो है बहुत ही उपजाऊ क्षेत्र है। पहली बात, गंगा नदी का पानी, दूसरा इसके अंदर मिलने वाली सहायक नदियों का पानी, और ये जो नदियां अपने साथ तलछट लेके आती है बहाकर, उसकी वजह से वो जमीन जो है, वो मिट्टी जो है वो क्या हो जाती है, गुणवत्ता पूर्वक हो जाती है, जिसकी वजह से फसलें भी होगी वो उच्च गुणवत्ता की होगी। इसीलिए मैदानी क्षेत्र के अंदर भारत के लोग कितने बसते हैं, लगभग 40 करोड़, जो कि गंगा के मैदानी क्षेत्र में रहते हैं। तो विश्व के बहुत से अन्य मैदानों में समान इस क्षेत्र के, जैसे भारत के गंगा के मैदान के क्षेत्र में लोग रहते हैं, वैसे ही अन्य नदियां जितनी भी है विश्व के अंदर उसके आसपास लोग रहते हैं, जिनका मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है, और इसके साथ ये मत्स्य पालन भी करते हैं। तो इसी प्रकार से मैदानी क्षेत्र कृषि के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और ये जो मैदानी क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन सी खाद्यान्न फसलें उगाई जाती है, तो मुख्य फसलें हैं चावल, गेहूं, मक्का, जौ, ज्वार, रागी और बाजरा। तो ये सारी फसलें खाद्यान्न फसलें हैं जो कि मैदानी क्षेत्रों के अंदर उगाई जाती है। दूसरा, रेशेदार फसलें कौन सी होती है, जैसे कि कपास, जूट और सन, ये सारी रेशेदार फसलें मानी जाती है। और परंपरागत कृषि जो है इन क्षेत्र के अंदर वो किस पर निर्भर करती है, वर्षा पर निर्भर करती है, अर्थात वर्षा के जल से क्या मिलेगा, फसलों को जल मिलेगा। लेकिन हाल ही में कुछ दशकों के अंदर, कुछ साल के अंदर हमें दिखाई दे रहा है कि जल का या फिर नहरों का जो जाल है वो बन रहा है। कई सारी नहरों से पानी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में ट्रांसफर किया जा रहा है। जैसे किसी क्षेत्र के अंदर एक नदी बह रही है तो उस क्षेत्र में तो पानी का अभाव नहीं होगा, लेकिन जिन क्षेत्रों के अंदर वो नदी पानी नहीं लेके जा रही है वहां पानी कैसे पहुंचाया जाए, तो वहां पानी पहुंचाया जाएगा नहरों के जाल के द्वारा या फिर नेटवर्क के द्वारा। तो इस जाल से क्या होगा, इन क्षेत्रों में पानी तो पहुंचा दिया जाता है। दूसरा, पानी कैसे पहुंचाया जाता है, भूमिगत जल को पंप से निकालकर। अब भूमिगत जल को अगर आप निकालेंगे, जैसे 2 बाल्टी है, एक खाली है एक भरी हुई है। खाली बाल्टी मान लीजिए कि मैदानी क्षेत्र है जहां पर पानी नहीं है, तो उस बाल्टी से अगर आप दूसरी बाल्टी में पानी डालेंगे तो पहली बाल्टी तो खाली होगी ही ना। इसी प्रकार भूमिगत जल से अगर आप जल निकाल रहे हैं, भूमि से जल निकाल रहे हैं, तो भूमिगत जल तो कम हो जाएगा, उसके स्तर में गिरावट आ जाएगी। तो इसी प्रकार से ये एक समस्या भी है, लेकिन सिंचाई की जो वृद्धि है वो तो हुई है, चाहे वो भारत में मान लीजिए या फिर विश्व के अन्य कोनों के अंदर मान लीजिए। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि सिंचाई से कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई है, लेकिन इससे क्या हुआ, भूमिगत जल स्तर में कमी आई है, गिरावट आई है, जैसा कि अभी मैंने बताया था। और इससे इस क्षेत्र में कृषि के भविष्य को लेकर चुनौतीपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई है। अब चुनौतियां तो कई सारी होती है, हर चीज में कई चुनौतियां भी होती है। इसी प्रकार
भूमिगत जल कम होगा तो क्या होगा, चुनौती होगी एक हमारे लिए, क्योंकि हमारा जो पर्यावरण है वो क्या है, बदलता है धीरे धीरे। तो गंगा के मैदानी भाग जो है उसको प्रभावित करने वाली कुछ अन्य समस्याएं भी है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था, भारत की 1/4 जनसंख्या अर्थात 40 करोड़ से अधिक लोग कहाँ रहते हैं, गंगा के मैदान में। तो क्या इतने लोग अगर एक ही क्षेत्र के अंदर रहेंगे तो वहां पर कोई समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए बढ़ती हुई जनसंख्या और प्रदूषण, प्रदूषण कौन करता है, लोग ही तो करते हैं प्रदूषण। क्यों, क्योंकि वो जो आर्थिक गतिविधियां करते हैं, जैसे कई सारी फैक्ट्रियां होती है, उसमें जो रासायनिक जो भी कूड़ा करकट निकलता है वो सारा किस में बहा दिया जाता है, नदियों में बहा दिया जाता है। हानिकारक गैसें हमारे पर्यावरण में, वायुमंडल में ऐसी उड़ जाती है या उनके द्वारा निकाली जाती है। तो इसी प्रकार से प्रदूषण और बढ़ती हुई जनसंख्या इन मैदानों के ऊपर बहुत सारा प्रेशर डालती है, जिससे इन क्षेत्रों में कई सारे परिवर्तन भी आ रहे हैं जो कि नकारात्मक है। अब इन मैदानी क्षेत्रों के अलावा हमें और भी एक प्रकार का स्थल रूप दिखाई देगा जो कि है मरुस्थल। आगे बढ़ते हैं कुछ दो महत्वपूर्ण टर्म्स को जानते हुए, जिसमें सबसे पहला है संगम स्थल। संगम स्थल क्या होता है, दो या फिर दो से अधिक नदियों के मिलने का स्थान, ऐसा स्थान जहां पर दो नदियां मिलती है। तो इलाहाबाद प्रयागराज इसका एक उदाहरण है। वो किसका संगम स्थल है, तो वो है त्रिवेणी, यानी फिर 3 नदियों का संगम स्थल, जैसे कि गंगा, यमुना और सरस्वती। तो इन तीनों का जो संगम स्थल है कहाँ पर है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज। दूसरा हम बात करेंगे लचीलेपन की। नदियां जो है वो बहुत सारी कठोर चुनौतियां या फिर कठिनाइयां उनका सामना करती है। तो चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने अथवा उनके अनुसार ढलने की क्षमता होती है। नदी जो होती है, जैसे लोग विभिन्न प्रकार के स्थल रूप में खुद को ढाल लेते हैं, वैसे नदियां भी क्या करेगी, उनकी क्षमता होती है इन चुनौतियों और कठिनाइयों का सामना करने की। तो इनमें लचीलापन होता है। आगे बढ़ते हैं ये जानते हुए कि इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर हमें कौन कौन से पर्यटन स्थल दिखाई देते हैं। पहले हमने बात की थी पर्वतीय पर्यटन स्थलों के बारे में, लेकिन इन मैदानी क्षेत्रों के अंदर भी बहुत सारे सुंदर सुंदर सी ऐसी जगह है, पर्यटन स्थल है जो कि फेमस है, जिसमें सबसे पहला आगरा, दिल्ली, हरिद्वार, जयपुर, मथुरा आदि। तो ये सारे जो शहर है वो क्या है, मुख्य या फिर लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, कहाँ के, मैदानी क्षेत्र के। अब इन मैदानी क्षेत्रों के अलावा हमने 3 स्थल रूप की बात की है, जिसमें पहला पर्वतीय स्थल रूप हो गया, दूसरा पठारी हो गया और तीसरा मैदानी हो गया। तो इन 3 स्थल रूप के अलावा एक चौथा और स्थल रूप है जिसको हम मरुस्थल बोलते हैं। तो मरुस्थल में क्या होता है, यहाँ पर वर्षा नहीं होती है और विशाल मतलब बड़े और शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर बारिश नहीं हुई तो पानी नहीं होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर वनस्पति भी बहुत ही कम दिखाई देगी, या फिर ऐसी वनस्पति की प्रजातियां दिखाई देगी जो बहुत ही कम पानी में सरवाइव कर सकती है या फिर जिंदा रह सकती है। दूसरा, यहाँ पर जो जानवर पाए जाएंगे वो भी ऐसे जानवर होंगे जो बहुत दिन बिना पानी के रह सके। क्यों, क्योंकि मरुस्थल के अंदर हमें पानी ना के बराबर दिखाई देता है। तो यहाँ की जो वनस्पति और जीव है वो क्या है, अद्वितीय है। और गर्म रेगिस्तान के उदाहरण, अर्थात रेगिस्तान जो है, मरुस्थल जो है वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गर्म रेगिस्तान और ठंडा रेगिस्तान। गर्म रेगिस्तान की अगर हम बात करें तो अफ्रीका का सहारा रेगिस्तान हो गया, या फिर उत्तर पश्चिमी भारत के अंदर थार रेगिस्तान हो गया। ये क्या है, गर्म रेगिस्तान है। ठंडे रेगिस्तान की अगर बात की जाए तो चीन के अंदर गोबी रेगिस्तान है, ये क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। भारत के अंदर लद्दाख का जो क्षेत्र है, लद्दाख रेगिस्तान है, वो भी क्या है, ठंडा रेगिस्तान है। तो मानव ने क्या किया, इन विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों के अनुरूप अपने आप को ढाल लिया। तो इसी को लचीलापन कहते हैं कि कई सारी कठोर जो मुसीबतें होती है या कठिनाइयां होती है उनका सामना करते हुए मानव स्वयं को उस क्षेत्र के अनुसार या स्थल रूप के अनुसार खुद को ढाल लेता है। अब एक और खास जानकारी आपके लिए है कि प्राचीन तमिल संगम काव्य, तो तमिल संगम जो है वो बहुत ही पहले लिखा गया था, जिसके अंदर 5 टिनें लिखी गई थी। 5 टिनें क्या है, ये 5 क्षेत्र है, और बताया गया था कि इसमें किस प्रकार की दृश्य भूमि है, अर्थात वहां पर स्थलाकृति कैसी है और उस क्षेत्र के लोगों का व्यवसाय क्या है। तो ये जो टिने हैं, जैसे कुरिंजी जो कि क्या है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, यहाँ के लोग क्या करते हैं, आखेट और संग्रह करना प्रेफर करते हैं या फिर उनका ये व्यवसाय है।
या फिर अपनी दिनचर्या में ये गतिविधि करते हैं। मुल्लाई जो कि घास के मैदान और वन वाला क्षेत्र है, यहाँ के लोग खासकर पशुपालन करते हैं। मरुदम उपजाऊ कृषि के मैदान है, जहां पर लोग क्या करते हैं, कृषि करते हैं, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, उपजाऊ कृषि के मैदान। नेदल जो कि तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के लोग क्या करते हैं, मत्स्य पालन और समुद्री यात्रा। अब तट में रहते हैं अर्थात समुद्री तट है वहां पर, तो उसमें मछलियां भी पाई जाती है, जिसकी वजह से क्या करते हैं, मत्स्य पालन। और समुद्र जो है वो परिवहन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है, स्रोत है, तो समुद्री मार्ग। अगला पाले जो कि एक शुष्क मरुस्थल जैसा प्रदेश है, अर्थात यहाँ पर पानी नहीं है, मरुस्थल है। यहाँ के लोग क्या करते हैं, घुमंतु होते हैं और युद्ध रत होते हैं। तो ये जो 5 टिने हैं ये तमिल संगम काव्य में लिखी गई थी और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के क्षेत्र दिखाए गए हैं या फिर लिखे गए हैं। तो हमने भी विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों की बात की थी, जिसमें पर्वत भी थे, पठारी क्षेत्र भी थे, मैदान भी थे और मरुस्थल भी थे, जिसमें से मुख्य तो पर्वत पठार और मैदान है, लेकिन मरुस्थल को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। तो बच्चों हमने इस पाठ के अंदर क्या जाना कि मैदानी क्षेत्रों की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, कहाँ पर हमें दिखाई देते हैं, और ये जो मैदानी क्षेत्र है वहाँ पर लोग अपने जीवन में क्या करते हैं, उनका क्या आर्थिक व्यवसाय है या फिर आय का स्रोत है। और तो और इन मैदानी क्षेत्रों में भी विभिन्न प्रकार के पर्यटन स्थल हमने देखे, जैसे आगरा, दिल्ली, जयपुर, मथुरा आदि। तो ये सारे क्षेत्र इन मैदानी क्षेत्रों में पर्यटन स्थल है। अब हम करेंगे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है, नेदल शब्द का अर्थ क्या है। विकल्प 1 पहाड़ी क्षेत्र, दूसरा घास के मैदान, तीसरा तटीय क्षेत्र और चौथा है शुष्क मैदान या फिर शुष्क क्षेत्र। तो इसका सही उत्तर क्या है, विकल्प स, तटीय क्षेत्र को नेदल बोला गया है। और ये हमने कहाँ पढ़ा था, तमिल महाकाव्य के अंदर पढ़ा था, जो तमिल लोगों ने लिखा था, एक काव्य जिसके अंदर उन्होंने 5 टिने बताई थी, अर्थात अलग अलग प्रकार के वो क्षेत्र थे 5, जिसमें से नेदल किसको बोला गया था, तटीय क्षेत्र को। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम स्थल कहाँ पर है। विकल्प 1 इलाहाबाद, दूसरा अहमदाबाद, तीसरा अयोध्या और चौथा है मथुरा। तो इसका सही उत्तर क्या है, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज, जिसको हम बोलते हैं, किसका संगम स्थल है, इन तीनों नदियों का। कौन कौन सी, गंगा, यमुना एवं सरस्वती। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और मजेदार सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।